सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के आरबीएससी के द्वारा जो पेपर होगा उसकी हम बात करने वाले हैं। मॉडल पेपर 2 की हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के संदर्भ में। ये ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जो कि आप सभी लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। पहले हम कुछ निर्देशों की बात कर लेते हैं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे। फिर बात करते हैं सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी का उत्तर एक साथ ही लिखे। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा और आज से हम ये चर्चा कर रहे हैं। और पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में है, निम्नलिखित प्रश्नों। देखिए, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, आपके चारों प्रकार के प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके होंगे, अति लघुरात्मक प्रश्न भी होंगे, लघुरात्मक प्रश्न भी होंगे और निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न होंगे 12 और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। टोटल जो अंक होंगे वो होंगे 12। देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1955, 1960, 1961 और 1962। करेक्ट आंसर इसका होगा 1961, 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें दोस्तों, जब शीत युद्ध हो रहा था तो शीत युद्ध के दौरान 2 गुट बन गए। एक तो अमेरिका का गुट था, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवादी गुट, और एक खेमा था यूएसएसआर का, सोवियत संघ का साम्यवाद का खेमा। दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई प्रारंभ हुई। ऐसे में कई देश अमेरिका से दोस्ती करते हैं तो कुछ देश सोवियत संघ से दोस्ती करते हैं, और कुछ देश ऐसे होते हैं जो दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होते हैं और अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संचालन करते हैं। उन देशों को कहा गया गुट निरपेक्ष देश। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव है वो 1955 के बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी और इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1961, इसका उत्तर होगा। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी, वह कौन सी थी? 2 महाशक्तियां, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 2 महाशक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उदय हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। फिर हम बात कर रहे हैं सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके। सार्क की जब स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में सार्क की स्थापना होती है और स्थापना ढाका बांग्लादेश में होती है। स्थापना के समय सार्क में 7 देश थे, वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि इसका सचिवालय, इट मींस इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। चलिए, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? यह प्रश्न आप लोगों से यहां पूछा गया है। किस वर्ष? 1977, 1972, 1947 या 1971? सोवियत संघ जो है हमारा परंपरागत मित्र है। इसके साथ हमने जो संधि की थी, मित्रतापूर्ण संधि, वो साथियों की है 1971 में, 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां चलाया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, पंजाब। पंजाब में अलगाववादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलनों को दबाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, अलगाववाद और आतंकवाद को रोकने के लिए। फिर बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु है। क्यूबा में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब संयम के बावजूद किसी भी समय युद्ध हो सकता है, और अगर युद्ध हो जाएगा तो इस युद्ध का परिणाम बहुत ही घातक होगा, बहुत ही विनाशकारी होगा, क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। हालांकि दोनों महाशक्तियों ने इस क्यूबा मिसाइल संकट का समाधान किया, तो ये जो क्यूबा मिसाइल संकट है ये शीत युद्ध का सबसे चरम बिंदु है और ये
प्रारंभ होता है 1962। इसकी जब बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट की, तो 1962 की घटना है क्यूबा मिसाइल संकट, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बना लिया था। और इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा, सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो निकिता क्रुश्चेव थे, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो जॉन एफ कैनेडी थे, और क्यूबा के फिदेल कास्त्रो। तो ये भी आपको याद रखना है। वार्सा संधि कब हुई? वार्सा संधि आपको देखिएगा, वार्सा संधि के साथ हम बात कर रहे हैं कब हुई। एक प्रश्न के साथ मैं आपको 3-4 प्रश्न हल करवा रहा हूं दोस्तों, ताकि ये नहीं तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी आप लोग देख सकें। 1949 में 1949 में अमेरिका ने एक संगठन बनाया था नाटो, NATO, नाटो। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और इसी नाटो को जवाब देने के लिए 1955 में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट किया, वार्सा संधि की, जिसके तहत उन्होंने साम्यवादी देशों की सेनाओं को एकजुट करने का काम किया। तो ये वाला प्रश्न आपका ये होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण जो है वो करता था योजना आयोग। अब आपको मालूम है पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम भी नहीं है, और न अब योजना आयोग अस्तित्व में है। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग हमारे सामने आ गया है। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है उसके प्रारूप की जब बात करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो पहली पंचवर्षीय योजना चली दोस्तों 1951 से लेकर 1956 तक, और इसका करेक्ट आंसर यहां पर होगा 1951। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा। नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह स्थापित किया गया। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। यह गैर संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, मंत्रिमंडलीय आदेश के द्वारा बनाई गई थी। इस संस्था को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 2015 में की गई। नेक्स्ट, भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के युद्ध के बारे में पूछा गया है। आप लोगों को मालूम होगा भारत और चीन के बीच 1962 में भयानक युद्ध हुआ, और अनफॉर्चुनेटली इस युद्ध में भारत की हार हुई। तो 1962 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1972 में शिमला समझौता जिन दो देशों के मध्य हुआ वे हैं, शिमला समझौते की बात हो रही है। शिमला समझौता कब और किन के मध्य हुआ? 1972 में। 1972 में 3 जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। फिर बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, और भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। फिर बात करेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए ये जो रिक्त स्थान वाले जो हैं 6 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 6 नंबर का यहाँ पर मटेरियल आपके सामने होगा। देखिएगा पहले प्रश्न की बात करते हैं, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। फिर बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। और फिर बात कर रहे हैं भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। आपातकाल के दौरान संविधान के 42वें संविधान संशोधन में देश की विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया। सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, चुनाव आयोग का गठन। चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ, और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। तो ये कुछ रिक्त स्थानों वाले प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। अति लघुरात्मक प्रश्न, ये 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। टोटल 12 नंबर का मटेरियल यहाँ से पूछा जाएगा। देखिएगा
बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? बर्लिन की दीवार जो है, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक है। बर्लिन के संदर्भ में हम बात करें तो 1961 में सोवियत संघ क्या करता है? बर्लिन की एक दीवार बनाता है। दरअसल ये जो बर्लिन है, पश्चिमी बर्लिन में अमेरिका का प्रभाव, पूर्वी बर्लिन में सोवियत संघ का प्रभाव, तो अमेरिका का प्रभाव न पड़े पूर्वी जर्मनी के संदर्भ में, इसलिए क्या करता है? सोवियत संघ यह दीवार बना देता है ताकि पूंजीवाद के प्रभाव को रोका जाए। और ये जो दीवार है ये साम्यवाद, इधर साम्यवाद हो गया, इधर पूंजीवाद हो गया। तो ये जो दीवार है ये साम्यवाद और पूंजीवाद के विभाजन को प्रतीक करती है। जैसे ये दीवार खींची गई, जर्मनी का भी विभाजन हो गया। और आप लोगों को मालूम है कि ये जो दीवार है जो 1961 में बनाई गई थी, वो 1989 में तोड़ दी गई। और जैसे ये टूट जाती है तो 1990 में जर्मनी का क्या हो जाता है दोस्तों? एकीकरण भी हो जाता है। तो बहुत बड़ी कहानी है बर्लिन के संदर्भ में। चलिए, हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है? हेगेमनी का मतलब है वर्चस्व। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये जो हेगेमनी जो शब्द है ये अमेरिकी वर्चस्व के संदर्भ में उपयोग में लिया जाता है। अमेरिका का सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व है। शीत युद्ध के बाद, या मैं यूं कहूं कि 1991 के बाद विश्व के राजनीतिक पटल पर संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। और आज अमेरिका को दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उसके वर्चस्व को चुनौती दे दे, टक्कर दे दे। चाहे सैन्य क्षेत्र की बात करें, चाहे आर्थिक क्षेत्र की बात करें, चाहे हम सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, सभी क्षेत्रों में अमेरिका का दबदबा है, रुतबा है। उसी रुतबे को हम कहते हैं हेगेमनी। हेगेमनी का मतलब प्रभुत्व, इसका मतलब वर्चस्व। देखिएगा, विश्व राजनीति में आज अमेरिका सैन्य वर्चस्व के लिए हेगेमनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम बताइए। सोवियत संघ का जो पतन हुआ उसके पतन के आपको 2 परिणाम बताने हैं। तो पहला आपके सामने होगा, शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। देखिएगा, जैसे सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ तो 2 महाशक्तियां थी। एक महाशक्ति का नाम था यूएसए और एक महाशक्ति का नाम था यूएसएसआर। तो ये जो है इनके बीच में नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई थी ना। तो जैसे ये सोवियत संघ है इसका पतन हुआ तो ये शीत युद्ध जो था ये भी समाप्त हो गया। इसका मतलब सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध समाप्त हो गया, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रारंभ हो गई। बहुत अच्छा शब्द है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है। देखिए, जब विश्व की राजनीतिक पटल पर किसी एक देश का वर्चस्व स्थापित हो जाए तो हम उसे कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व। और जब 2 देशों का प्रभुत्व हो तो 2 ध्रुवीय विश्व कहते हैं। और कहीं सारे देशों का हो तो हम उसे कहते हैं बहुध्रुवीय विश्व। ठीक है, चलिएगा। ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम क्या है? ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम आतंकवाद के खिलाफ अब तक चलाई गई सबसे बड़ी कार्रवाई है साथियों। 9/11 की बात करूं, 9/11 की घटना होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, अलकायदा के द्वारा की जाती है। इस घटना से अमेरिका को बहुत आहत पहुंचा और यह विश्व की सबसे बड़ी आतंकी घटना मानी जाती है। 9/11 की घटना के बाद अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ एक विश्वव्यापी कार्रवाई की घोषणा की और उसको नाम दिया हमने ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम। तो ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम क्या है? आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम कहा जाता है। तो ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम की बात भी हम कर चुके हैं। इसके पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म पढ़ते हैं और एंड यूरिंग फ्रीडम के बाद में आप देखोगे कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम भी आता है। तो मैं दोस्तों आपसे विशेष अपील ये करना चाहूंगा, अमेरिकी वर्चस्व जो आपका समकालीन विश्व की राजनीति में चैप्टर नंबर 3 है, उसमें अमेरिका के वर्चस्व के बारे में कुछ सैन्य अभियान है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इन तीनों को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आपको निश्चित तौर पे कोई ना कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम की बात कर रहे हैं, संभावना इसकी पूरी है। ये नहीं तो ऑपरेशन एंड यूरिंग फ्रीडम नहीं तो डेजर्ट स्टार्म आ सकता है, वो नहीं तो इराकी फ्रीडम आ सकता है। तो एक बार तीनों ऑपरेशनों को आप बहुत अच्छे से देख के जानना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं और अंगों के नाम लिखिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। हालांकि अभी एक अंग जो है न्यास परिषद, वो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, वो अप्रासंगिक सा हो गया है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन अंग तो 6 हैं। नंबर 1 बात करते हैं महासभा, फिर बात करते हैं सुरक्षा परिषद, देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया। सामाजिक आर्थिक परिषद, ये 3 हो गए। न्यास परिषद, ये 4 हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 5 हो गया। और सचिवालय, ये 6 हो गया। तो 6 अंग हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है,
सामाजिक आर्थिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। पृथ्वी सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आयोजित हुआ, पर्यावरण की सुरक्षा व पर्यावरण के सतत विकास के लिए। इसमें एजेंडा 21 भी सुझाया गया। लगभग 170 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो पर्यावरण की तरफ ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में यह जो सम्मेलन है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी उपलब्धियों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अभी हम, क्योंकि प्रश्न हमारा अति लघुरात्मक है, तो उस तरह से हम बात करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण के विषय को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करवा दिया। यस, पर्यावरण के संदर्भ में हुआ और पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया, और यह सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। यह बात हो गई है। फिर बात करते हैं एशिया व अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सम्मुख 2 चुनौतियां बताइए। एशिया और अफ्रीका, इस महाद्वीप के जो देश हैं, इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों की हम बात करना चाहते हैं। देखिए, इनके सामने चुनौतियां हैं। इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से हमले की आशंका रहती है। इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो हमले की आशंका इनको रहती है। इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता रहती है, गृह युद्ध की भी यहाँ पर स्थितियां रहती है, कभी भी गृह युद्ध हो जाता है यहाँ पे। ABM संधि क्या है? देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मिसाइल प्रणालियों की तैनाती को सीमित करने के लिए की गई। तो ये जो संधि है ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई, और ये जो मिसाइलें हैं उनको सीमित करने के लिए संधि का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन कब हुआ और इसके संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन 1951 में हुआ है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक हैं, और यही पार्टी आगे चल के 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में बदल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें हैं, वो जड़ें किसके अंतर्गत है? वो भारतीय जनसंघ पार्टी के अंतर्गत है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग इस पार्टी में थे। फिर 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले से चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन होता है। महिलाओं के द्वारा ये संचालित आंदोलन होता है। मुख्य तौर पर इसमें महिलाएं थी। ताड़ी का मतलब दोस्तों शराब होता है, और शराबखोरी की वजह से यहाँ की स्थितियां बहुत खराब हो गई थी। इसलिए महिलाओं ने एकजुट होकर शराब की बिक्री के विरुद्ध में एक आंदोलन प्रारंभ किया, और नारा दिया गया कि बंद करो ताड़ी की बिक्री बंद करो, अर्थात शराब की बिक्री बंद करने के लिए यहाँ पे नारा दिया गया। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ताड़ी, मतलब शराब की बिक्री बंद करो। तो शराब की बिक्री बंद करो कई नारा यहाँ दिया गया है। भारत की सुरक्षा की रणनीति के कोई 2 घटक बताइए। भारत की सुरक्षा की रणनीति के 2 घटक। भारत की सुरक्षा की रणनीति के ऐसे तो 4 घटक आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 घटकों की बात करने वाले हैं। देखिए, एक तो भारत अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत करे। भारत सैनिक रूप से काफी सुदृढ़ हो कि कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठा के देखने का प्रयास न कर सके। भारत को सैन्य दृष्टि से बहुत मजबूत बनना चाहिए। और दूसरी बात, हमें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार करना चाहिए, और आर्थिक महाशक्ति के तौर पे भारत को उभर के आना चाहिए। इसके लिए हमें अपने को आपको अर्थव्यवस्था भी हमारी मजबूत करनी पड़ेगी। 2 बातें हमारी यहाँ पर है। नंबर 1, भारत अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करे। नंबर 2, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। फिर बात करते हैं CTBT का पूरा नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। CTBT का पूरा क्या नाम है मैं बताना चाहूंगा। एक संधि होती है NPT और एक होती है CTBT। NPT का मतलब परमाणु प्रसार संधि, और CTBT का मतलब व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इन दोनों ही संधियों के ऊपर भारत हस्ताक्षर नहीं करता है, और हस्ताक्षर इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये दोनों संधियां मतभेद वाली होती है, पक्षपातपूर्ण संधियां होती है। तो व्यापक परमाणु परीक्षण संधि की बात हो गई है। सेक्शन सी, देखिए यहाँ ये लघुरात्मक प्रश्न है। 13 प्रश्न यहां से आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। टोटल अगर हम नंबरों की बात करें तो 26, जी हाँ 26 नंबरों का यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बहुत बड़ा वेटेज है। लघुरात्मक प्रश्न 2 रूप में है, एक लघुरात्मक फर्स्ट, एक सेकंड। कुछ और लघुरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा, ये लघुरात्मक प्रश्न है। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टार, मैं आपसे बात कर ही रहा था अभी कुछ देर पहले, हम बात कर रहे थे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की, और अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टार की। क्या है?
संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में उपदेशों से मिली जुली, देखो ये उप नहीं है, यह 34 है दोस्तों, इसे 34 पढ़ना। 34 देशों की मिली जुली सेनाओं के द्वारा 1991 में इराक से कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक के विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया गया, उसका कूट नाम जो रखा गया वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म था, और यह अभियान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रहा। इसे हम प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं। दरअसल हुआ यह था कि इराक ने क्या हुआ, कुवैत पे अधिकार कर लिया। इराक को समझाने के तमाम राजनीतिक प्रयास किए गए, और जब इराक नहीं समझा तो अमेरिका के नेतृत्व में, देखो यूएनओ से अनुमति मांगी और यूएनओ ने बल प्रयोग की अनुमति दी। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की मिलीजुली सेना ने इराक पर हमला किया और नस्ते नाबूद इराक को किया, और ये जो घटना है ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म कहलाई। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये एक स्वयंसेवी संगठन है पूरे विश्व में मानवाधिकारों, तो इसका संबंध मानवाधिकारों से है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो है ये एक मानवाधिकारों के जांच पड़ताल करने वाली एक संस्था है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के उदय के कोई 4 कारण बताइए। वैश्वीकरण का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। वैश्वीकरण का मतलब है 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य विचार, पूंजी, सेवाओं, वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण उन्नत प्रौद्योगिकी, जी हाँ, वैश्वीकरण का कारण है टेक्नोलॉजी। जितनी टेक्नोलॉजी होती है उतना वैश्वीकरण तेजी से आगे बढ़ता है। विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना, आपस में जुड़ाव भी होना चाहिए। केवल टेक्नोलॉजी होने से कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन 2 देशों के बीच में परस्पर संबंध अच्छे नहीं है तो दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे से बिजनेस व्यापार नहीं करेंगे। इसलिए उनका आपस में जुड़ने के लिए पारस्परिक जुड़ाव की भावना होनी चाहिए। आज के समय में अधिकांश देशों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना है, क्योंकि एक देश में घटने वाली घटना का प्रभाव दूसरे देश के ऊपर भी पड़ता है। देखिएगा, तीसरी बात हम कर रहे हैं विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली आर्थिक घटनाओं का प्रभाव, और नंबर 4 हम कर रहे हैं न्यूनतम हस्तक्षेप की राज्य की अवधारणा तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका वैश्वीकरण को गति दे रही है। वर्तमान में जो राज्य है वो पुलिस राज्य की भूमिका में जा रहा है, हस्तक्षेप कम करता है। राज्य की जगह आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ले ली है। जैसे जैसे एमएनसी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैश्वीकरण भी बढ़ता जा रहा है। दक्षेज से आप क्या समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षेज जिसको हम कहते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा, दक्षेज अर्थात दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई। 1985 में हुई, ढाका में हुई। ढाका बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के प्रयासों से हुई। बताना चाहूंगा, भारत के इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। प्रारंभ में दक्षेज में 7 देश थे, लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन 2014 में, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिएगा, ये जो सम्मेलन की बात है 2014 की नहीं, 2007 की हम बात करेंगे। 2007 से दक्षेज में कुल 8 देश हैं, और 8वां देश कौन है? 8वां देश यहाँ पर कौन है? 8वां देश यहाँ पर है अफगानिस्तान। 8वां देश है। ये 2014 में नहीं बल्कि 2007 में शामिल होगा। ये देखिएगा, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। ये एक आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना दक्षिण देशों के आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। तो सार्क बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सार्क से। चलिएगा, चिपको आंदोलन क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चले गए आंदोलनों में से सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है चिपको आंदोलन। एक चिपको आंदोलन आपको पता है 1734 के आसपास अपने राजस्थान में भी खेजल्ली ग्राम में हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में। हम उस चिपको आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं। ये चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड का चिपको आंदोलन है। 1973 में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन होता है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। और दरअसल होता यह है कि यहाँ क्यों होता है, पूरी बात हम पीपीटी के माध्यम से समझते हैं, फिर भी बता देता हूँ। दरअसल होता यह है कि गांव वालों को कुछ खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए लकड़ी काटने की आवश्यकता महसूस हुई। गांव वालों ने वन विभाग से अनुमति मांगी, नहीं दी। लेकिन कुछ समय बाद एक खेल की कंपनी का सामान बनाने वाली कंपनी को पेड़ काटने का टेंडर दे दिया गया, जिसकी वजह से गांव वालों ने आंदोलन प्रारंभ किया। और जैसे पेड़ों को जब काटने लगे तो पेड़ों को जाके उन्होंने अपनी बाहों में भर लिया, चिपक गए पेड़ों के,
और पेड़ों की रक्षा की। इस आधार पर इसको नाम दिया गया चिपको आंदोलन। देखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के कुछ गांवों से हुई, ये मैं आपको बता चुका हूं। गांव वालों ने खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों को काटने की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने वन विभाग से पेड़ काटने की अनुमति मांगी, लेकिन वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी और कुछ समय बाद बाहरी कंपनी को खेल का सामान जो बनाती थी उसे पेड़ काटने की अनुमति दे दी, बता चुका हूं, जिससे गांव वालों ने विरोध किया। इस प्रकार उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई के विरोध में जो आंदोलन चला उसे किस नाम से जाना गया? उसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। चलिए, दलित पैंथर्स क्या है और इसकी प्रमुख मांगे क्या है? दलित पैंथर्स एक आंदोलन है जो कि महाराष्ट्र से शुरू होता है, दलितों की मांगों को लेकर शुरू होता है। दलित हितों की दावेदारी के क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं ने एक संगठन बनाया जो कि दलित पैंथर्स था। और इनकी मांगे क्या है? जाति आधारित असमानता व भौतिक संसाधनों के मामलों में दलितों के साथ हो रहे अन्याय समाप्त होना चाहिए और आरक्षण व कानून सामाजिक न्याय की नीतियों को कारगर ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। तो दलित पैंथर्स एक ऐसा आंदोलन है जो महाराष्ट्र के दलित युवाओं के द्वारा प्रारंभ होता है, फिर पूरे भारतवर्ष में वो विस्तारित होता है। 1972 में महाराष्ट्र के कुछ दलित नौजवानों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम दलित पैंथर, और इसने जो आंदोलन चलाया वो दलित पैंथर्स आंदोलन कहलाया। नव उपनिवेशवाद क्या है? देखो, उपनिवेशवाद तो आप जानते ही हैं। अब बात हम यहाँ कर रहे हैं नव उपनिवेशवाद क्या है। नव उपनिवेशवाद का मतलब होता है आर्थिक रूप से किसी को गुलाम बनाना। देखिए, नव उपनिवेशवाद का लक्ष्य सैनिक और राजनीतिक प्रभुत्व के स्थान पर, देखिए पहले ये चलता था ना, सैनिक और राजनीतिक प्रभुत्व के स्थान पर आर्थिक प्रभुत्व की स्थापना करना है। मतलब इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से किसी देश को अपना गुलाम बनाना है। एक समृद्ध तथा शक्तिशाली देश कमजोर देश को आर्थिक सहायता देकर उस देश की नीतियों और राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है और उन नीतियों तथा गतिविधियों को अपने लाभ की ओर से प्रभावकारी बनाता है। तो आर्थिक वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक वैश्वीकरण के साथ साथ ये जो उपनिवेशवाद है वो भी प्रारंभ हो जाता है। उपनिवेशवाद का मतलब है कोई बड़ा जो शक्तिशाली देश है जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न है, वो किसी गरीब देश की अर्थव्यवस्था को अपनी कंट्रोल में ले लेता है, उसको हम कहते हैं नव उपनिवेशवाद। ह्यूमन राइट वॉच क्या है? ह्यूमन राइट वॉच मानव अधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। अमेरिका का है और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये विश्व की मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। तो अगर कहीं पे भी किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो फिर ये जो संस्था है ये काम करती है। चलिएगा, चुनाव आयोग के कोई दो कार्य बताइए। चुनाव आयोग के कार्य पूछा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई। 25 जनवरी को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई। 25 जनवरी 1950 में सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने। चुनाव आयोग के मुख्यतः काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः दो काम है। पहला काम हम बताते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतलब कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र कहां से कहां तक होगा, कौन सा लोकसभा क्षेत्र कहां से कहां तक होगा, और उसके अलावा मतदाता सूची का निर्माण करना। मतदाता सूची के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वोटर लिस्ट का वो निर्माण करेंगे। जो लोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे। पहले जब बात करें भारत के मूल संविधान में तो 21 वर्ष रखी गई थी मतदान की आयु, लेकिन उसे 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष भी कर दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तो आपसे दो काम पूछे हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना या सीमांकन करना और मतदाता सूची का निर्माण करना। फिर बात करते हैं ओजोन परत पर छेद होने से पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसका पर्यावरण के ऊपर या पारिस्थितिक संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको जरा समझिएगा। निम्न प्रभाव पड़ेंगे। इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे पूछेगी और खतरनाक और जानलेवा बीमारियां होगी। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पे प्रविष्ट कर जाएगी, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा उत्पन्न होगा। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पेड़ पौधे जीव जंतुओं पे अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा भाई, है ना। ये बात हम कर चुके हैं, ओजोन परत के संदर्भ में बात कर चुके हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको पता है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल भी प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के प्रयास किए गए थे। चलिएगा, भारत श्रीलंका के मध्य विवाद के कोई कारण पूछे हैं। दो कारण आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है। भारत और श्रीलंका के संबंधों की जब भी बात करते हैं तो बताना चाहूंगा भारत और श्रीलंका के बीच में बहुत अच्छे संबंध है। प्राचीन काल से हमारे बीच में
ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती के साथ कुछ मुद्दों को लेकर वाद विवाद भी है, टकराव भी है। अब वो टकराव के मुद्दे क्या हैं, वो तनाव के मुद्दे क्या हैं? तो पहला मुद्दा आप लोगों के सामने देखिएगा, भारत और श्रीलंका के संबंध प्राचीन काल से काफी घनिष्ठ रहे हैं। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भारत श्रीलंका के संबंध काफी मजबूत रहे हैं। फिर भी कुछ मुद्दों को लेकर विवाद है, और विवाद है कच्चा तीबू द्वीप विवाद को लेकर है, और तमिल समस्या। और इसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर आपसे कोई पूछा जाए तो ये तमिल समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। तमिल समस्या को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा टकराव रहता है, हमेशा तनाव रहता है। अब आप जानना चाहोगे कि सर तमिल समस्या क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि श्रीलंका में मुख्यतः दो जातियों के लोग रहते हैं, एक सिनाली समुदाय के और एक तमिल समुदाय के। और ये जो तमिल समुदाय के लोग हैं ये भारतीयों के वंशज हैं, मतलब ये मूलतः भारत के थे। भारत के जैसे दक्षिण भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र के लोग श्रीलंका में गए और फिर वो वहां रहने लग गए, उनके वंशज हैं ये। जब श्रीलंका का संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तो श्रीलंका के संविधान में इन लोगों के साथ दोहिम दर्जे का बर्ताव किया गया। श्रीलंका में इनको अधिकार नहीं दिए, तो तमिलों ने आंदोलन प्रारंभ करना शुरू कर दिया, और आंदोलन धीरे धीरे अलगाववाद आंदोलन की तरफ चला गया, और एक संगठन बना लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है लिट्टे। और लिट्टे के नेता थे प्रभाकरण। लिट्टे के नेतृत्व में एक नए राष्ट्र तमिल ईलम गणराज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऐसे में जो गृह युद्ध की स्थिति हुई उसमें भारत ने एक सेना भेजी, भारतीय शांति सेना, लेकिन बेरंग उसको लौटना पड़ा। इस समस्या की वजह से, क्योंकि तमिल लोग हमारे वंशज हैं, उनका संबंध हमसे है, इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही विवाद चला आ रहा है। तो तमिल समस्या बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। हालांकि अभी तमिल समस्या का काफी हद तक समाधान हो चुका है। लिट्टे नेता प्रभाकरण मारे जा चुके हैं और तमिल क्षेत्र पर श्रीलंकाई सेना का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। चलिएगा, सोवियत संघ के विघटन पतन के कारण बताइए। सोवियत संघ के पतन के कारण आपको यहां पर बताने हैं। देखिएगा क्या कारण है। 1917 में साम्यवादी क्रांति के बाद में सोवियत संघ अस्तित्व में आया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये 15 गणराज्यों में, कितने गणराज्यों में? 15 गणराज्यों में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ कितने टुकड़ों में बटा? 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की जगह प्राप्त हुई। बात करते हैं आगे। पतन के कुछ कारण है, आर्थिक असंतोष है, राजनीतिक प्रशासनिक असंतोष है, और एक बताऊं तो मिखाइल गोर्बाचेव की भूमिका है। बात करते हैं आर्थिक असंतोष कैसे है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे सोवियत संघ की। आर्थिक असंतोष का मतलब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जिसकी वजह से सोवियत संघ पतन के रास्ते पे आ गया। राजनीतिक और प्रशासनिक असंतोष के अंतर्गत बताना चाहूंगा, सोवियत संघ में एक पॉलिटिकल पार्टी, साम्यवादी पार्टी का लंबे समय तक शासन रहा, और ये पार्टी सत्तावादी हो गई, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही, भ्रष्टाचार में डूब गई, जिसकी वजह से सोवियत संघ पतन के रास्ते पे आ गया। और मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने 2 सुधारवादी नीतियां लागू की थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति, खुलापन और पुनर्गठन की नीति। ये जो नीतियां हैं ये सोवियत संघ के पतन में प्रमुख जिम्मेदार रही, प्रमुख कारण रही। तो इन सारी वजह से सोवियत संघ, जो कि एक महाशक्ति हुआ करता था, वो देखते ही देखते कमजोर हो गया। 1991 में वो 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया। भारत के गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में तर्क दीजिए। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल न होना और अपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष विदेश नीति का संचालन करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 के बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में पड़ी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में 1961 में हुई, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुई। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हुई थी इसमें 25 देश थे। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 देश हैं, 120 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन नाम। और इन 120 देशों की हम जब बात कर रहे हैं, और ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों से यहाँ पूछा गया है क्या फायदा हुआ। भाई भारत को तो बहुत जबरदस्त फायदा हुआ, क्योंकि भारत को दोनों गुटों से सहयोग मिला, दोनों गुटों से समर्थन मिला, भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि हुई। तो ये सब भारत को यहाँ पर फायदा नजर आ रहा है। शीत युद्ध के काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत से हैं, जोसेफ टीटो, जो कि यूगोस्लाविया से, अब्दुल नासिर मिस्र और सुकर्णो इंडोनेशिया से, और वामे, ये बामे है भाई, बामे एंड कुरमा घाना थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष का आशय पृथकवाद से नहीं है, बल्कि सक्रिय भागीदारी से है।
और इसकी भूमिका मैं आप लोगों को बता चुका हूं और इसके इम्पैक्ट भी आप लोगों को बता चुका हूं। पक्ष में तर्क देखिएगा, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति हो गई और भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में वृद्धि हो गई। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति इसलिए हुई क्योंकि हमें दोनों गुटों से सहयोग और समर्थन मिला और भारत ने चूंकि गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया, भारत को विकासशील देशों का नेतृत्व प्रदान हुआ, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वृद्धि हुई। चलिए खंड 6 की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन सी हम यहाँ आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं। ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे, यहाँ पे जो प्रश्न होंगे वो 4 होंगे और उनकी जो शब्द सीमा की जो अपन बात करेंगे और अंकों की बात कर लेते हैं। पहले ये 3 नंबर के होंगे, मतलब 4 × 3 अगर हम करते हैं तो 12। जी हाँ, ये जो यूनिट है ये 12 अंकों की होने वाली है। 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये एक प्रकार से लघुरात्मक सेकंड है, मतलब जो लघुरात्मक है उनसे थोड़े से ज्यादा शब्द यहाँ लिखने हैं। चलिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्यूबा मिसाइल संकट, गजब शानदार प्रश्न है। क्यूबा मिसाइल संकट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों क्यूबा के अंतर्गत मैं आपको बताऊं, क्यूबा क्या ना एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ये क्यूबा जैसे मान लो ये अमेरिका है, तो यहाँ पर मान लीजिए क्यूबा है, ये सोवियत संघ है। तो ये सोवियत संघ के अमेरिका के बीच में टकराव हो रहा था, तो इस सोवियत संघ ने क्या किया, इस क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बना दिया। अब इसके सैनिक अड्डे बनने से इस अमेरिका के जो प्रमुख ठिकाने थे वो सोवियत संघ के निशाने पे आ गए। क्यूबा एक साम्यवादी देश है जिसका झुकाव हमेशा सोवियत संघ के प्रति रहा है, हमेशा सोवियत संघ का दोस्त रहा है। अब अमेरिका को जैसे इस घटना का पता लगा तो अमेरिका को बड़ी चिंता हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जो कि सबसे युवा राष्ट्रपति थे, और सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बाइडेन है, आपको ये भी याद रखना है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ अपनी जंगी जहाजी भेड़ों का आदेश दिया। परिणाम ये हुआ कि अमेरिका और सोवियत संघ की सेना आमने सामने हो गई और ऐसे में ये लगने लगा कि अब तो दोनों देशों के बीच में युद्ध होकर ही रहेगा। लेकिन दोनों महाशक्तियों ने समझदारी का परिचय दिया और इस भीषण तनाव को कम करने का काम किया और ये जो बड़ी समस्या थी ये टल गई। दोस्तों क्यूबा, देखिए पूरे टॉपिक को हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, बात हो चुकी है। प्रारंभ में यहाँ क्यूबा का झुकाव अमेरिका सोवियत संघ के प्रति रहा है। 1962 में निकिता क्रुश्चेव, मैं बता चुका हूं, निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करके उसे सोवियत संघ का सैनिक अड्डा बना दिया। आप लोगों को मालूम है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों में बड़ी कंपटीशन मच रही थी सैनिक अड्डे बनाने की, और उसी योजना के तहत यहाँ सैनिक अड्डा बना दिया। क्यूबा में हथियारों की तैनाती ने अमेरिका के प्रमुख स्थान सोवियत संघ के निशाने पर आ गए। इससे अमेरिका को काफी चिंता हुई। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, देखिए जॉन एफ कैनेडी की बात कर रहे हैं, ने जंगी जहाजी भेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ से आने वाले सोवियत जहाजों को रोकने का आदेश दिया। इस घटना ने दोनों पक्षों में भीषण तनाव उत्पन्न हो गया और ऐसी स्थिति में यह लगने लगा कि अब दोनों पक्षों के बीच में युद्ध होकर रहेगा। इस घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो यह दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न, आपातकाल के सबकों को बताइए, आपातकाल से हमें क्या सबक मिले? तो देखिए सबकों की बात कर लेते हैं। आपातकाल से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को निम्न सबक मिले हैं। विरोधी दलों के मतदाताओं ने जितनी राजनीतिक जागृति दिखाई उससे साबित हो गया कि बड़े से बड़ा तानाशाह नेता भी भारत में लोकतंत्र विदा नहीं कर सकता। एक शब्द में मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि यह सबक मिला कि भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत है और उसे कभी विदा नहीं किया जा सकता। चाहे कितनी ही ऑटोक्रेटिक सरकार आ जाए, कितना ही निरंकुश शासक आ जाए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कुचलने की किसी में हिम्मत नहीं है। दोस्तों चलिएगा, आपातकाल के बाद संविधान में अच्छे सुधार किए, कई संवैधानिक संशोधन हुए जो कि जनहित को ध्यान में रखते हुए आपातकाल में भी न्यायालय में व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए भूमिका में सक्रिय रहेगा। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्परता होने लगी। तो 3 बातें यहाँ नजर आ रही है। हिंदुस्तान का लोकतंत्र मजबूत है, उसको विदा नहीं किया जा सकता है। संविधान में कुछ अच्छे संशोधन हुए जो कि होने चाहिए थे और नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। ये हमें सबक मिले हैं। प्रथम तीनों चुनावों में कांग्रेस की सफलता के कारण बताइए। कांग्रेस, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं। प्रथम तीनों चुनावों की हम बात करें 1952 के चुनावों की, हम बात करें 1957 के चुनावों की, 1957, माफ कीजिएगा एक मिनट, 1952 की बात करें, 1957 की बात करें, हम 1962 की बात करें। देखिए यहाँ विधानसभाओं में भी एक साथ ही चुनाव होते थे 1967 तक, फिर बाद में अलग अलग होने लगे। अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं विशेष तौर पे।
1952 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली और कांग्रेस की सरकार बनी। एक तरफ राज हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। लगभग 364 सीटें कांग्रेस ने यहां पर जीती 489 में से। 1957 के जो दूसरे चुनाव हुए उनमें भी कांग्रेस की धमाकेदार शानदार जीत हुई, विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ कर दिया और पुनः एक बार कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई, लगभग 361 सीटों के साथ सफलता मिली। और 1962 के चुनावों में भी कांग्रेस को शानदार सफलता मिली, तीनों बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। 1952 में सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1957 में केरल में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, हालांकि वो अलायंस गवर्नमेंट थी। और बात करते हैं 1962 में केरल और जम्मू कश्मीर दो राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। इसके अलावा तमाम राज्यों में दोस्तों किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी और लोकसभा में भी कांग्रेस का प्रचंड बहुमत था। ये जो सफलता का कारण है, क्या कारण है, क्या वजह है, पूछी गई है। पहला है, कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था, उसका क्रेडिट यहां कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बात कर रहे हैं, कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत था, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा मजबूत था। कांग्रेस के पास बहुत बेहतरीन लीडर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, मोरारजी देसाई जैसे। हालांकि मोरारजी देसाई फिर बाद में अलग हो जाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, तो अच्छे लीडर्स थे कांग्रेस के पास। और तीसरा कारण है, कांग्रेस ने तीनों चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़े और नेहरू उस जमाने के जाने माने नेता थे, सबसे लोकप्रिय, सबसे करिश्माई नेता थे, जादूगर थे उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीति के, है ना। तो इस वजह से ये जो कारण है, ये कांग्रेस की सफलता के कारण रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कमजोर विपक्ष में दम नहीं थी, बिल्कुल दम नहीं थी। विपक्ष बिखरा हुआ था, छोटी छोटी पार्टियां थी, ज्यादा क्षमता रखते नहीं थे, उनके पास फेमस लीडर्स भी नहीं थे। देखिएगा, फिर एक प्रश्न अपना ये रह गया थोड़ा सा, ये हो गया है शाहबानो मामला। क्या है शाहबानो? ये बहुत बड़ा मामला है और भारत की राजनीति को एक नई दिशा की ओर लेके जाता है शाहबानो प्रकरण। शाहबानो एक 62 वर्षीय एक मुस्लिम महिला होती है, उसका अपने पति से तलाक हो जाता है और जब वो गुजारा भत्ता मांग करती है तो कुछ मुस्लिम संगठन उसका विरोध करते हैं। देखिए क्या है पूरा मैटर। शाहबानो एक 62 वर्षीय एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो है, जिसे अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में एक अर्जी लगाई। इस अर्जी को लेकर बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया, मतलब शाहबानो के पक्ष में यहाँ फैसला सुना रहा है। पुरातनवादी मुसलमानों ने अदालत के इस फैसले को अपने पर्सनल लॉ का हस्तक्षेप माना और कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पास किया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। यहां से तुष्टीकरण की राजनीति का सूत्रपात होता है। हालांकि तुष्टीकरण की राजनीति तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन यह भी एक तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। भाजपा ने केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाने वाली अनावश्यक रियायत और उनका तुष्टीकरण बताया कि ये जो अनावश्यक रियायत दी जा रही है ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तो इसकी वजह से एक नया भूचाल हिंदुस्तान की राजनीति में देखने को मिला। अब हम बात करने वाले हैं डी सेक्शन की। देखिए डी सेक्शन की हम बात करने वाले हैं, खंड दे की हम यहाँ बात आप लोगों से करने वाले हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा और टोटल जो अंक होंगे ना वो कितने होंगे, 12 अंक का ये भी होगा और इसी के साथ आपका ये जो 80 नंबर का पेपर है वो हो जाएगा। तो अब इस पेपर की तरफ ध्यान कीजिएगा, गौर कीजिए इसके ऊपर, डी के ऊपर। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध क्यों हुआ, कारण बताइए। शीत युद्ध का मतलब वास्तविक युद्ध न होकर युद्ध की स्थिति से होता है। देखो ये प्रश्न थोड़े बड़े करने हैं, यहाँ थोड़ा हमने पीपीटी में जरूर कम मैटर दिया है, लेकिन हम आपको बोल के बता रहे हैं, बड़ा मैटर देना तो संभव नहीं था, लेकिन ये बड़े निबंधात्मक प्रश्न है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा लॉन्ग करना है। तो शीत युद्ध के कुछ कारण है, आप लोगों के सामने बात कर लेते हैं। शीत युद्ध के उदय के कारण, परस्पर संदेह व भय, दोनों के बीच में आपस में डाउट थे, विरोधी विचारधारा। जहां अमेरिका पूंजीवादी है वहीं सोवियत संघ साम्यवादी है, तो जाहिर बात है जब विचारधाराएं आपकी अलग अलग है तो दोस्ती नहीं दुश्मनी ही होगी। तो विपरीत विचारधारा, क्योंकि एक की विचारधारा का प्रभाव बढ़ना दूसरे की विचारधारा का प्रभाव घटना है। पूंजीवाद बढ़ेगा तो साम्यवाद घटेगा, साम्यवाद बढ़ेगा तो पूंजीवाद घटेगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। चलिएगा, अणुबम के रहस्य सोवियत संघ से छिपाना, अणुबम जो बनाया था उसको सोवियत संघ से उन्होंने छिपाया था। अमेरिका व सोवियत संघ एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनना,
अवरोध का तर्क, जर्मनी का विभाजन। देखिए जर्मनी का विभाजन 1961 में जब जर्मनी जो बर्लिन की जो दीवार बनाई गई थी तब हो गया था ना दोस्तों। दोनों का एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करना, दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रही थी, घृणित प्रचार कर रही थी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रही थी। इसलिए तो शीत युद्ध को हम एक प्रकार से वाक युद्ध कहते हैं, प्रचारात्मक युद्ध कहते हैं, क्योंकि एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति को कमजोर करना चाहती थी। डिप्लोमेटिकल तरीके से वो प्रचार प्रसार करती और एक महाशक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करती। बहुत महत्वपूर्ण घटना है भारतीय राजनीति में नहीं बल्कि पूरे विश्व की राजनीति में, शीत युद्ध। देखिएगा आगे चलते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं और इसके बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये आपसे कुछ ये प्रश्न या अथवा में मिलेंगे आपको, तो ये जो लास्ट प्रश्न था उसी के साथ या तो वो करना है या ये करना है, दोनों में से एक करना है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आज से नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जिन बातों पर जोर दिया गया है वह है साधनों को विकसित देशों व विकासशील देशों में भेजना व अल्प विकसित देशों में उन प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण प्राप्त हो जिनका दोहन पश्चिमी या विकसित देश कर रहे हैं। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम के बाजार तक हो और पश्चिमी देशों से मंगाई जाने वाली प्रौद्योगिकी की लागत कम हो। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भागीदारी बढ़े। तो ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो कि विकासशील देशों के लिए काफी उपयोगी है, विकासशील देशों की बात यहाँ पर सुनी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसी के संदर्भ में, यही प्रश्न चल रहा है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा नव उपनिवेशवाद व नव साम्राज्यवाद सभी रूपों को समाप्त करना चाहती है। ये इन सब के विरोध में है, इन सारी बातों को डिलीट करने की बात करती है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये न्याय समानता पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है और 1973 में इसकी बात होती है। ऐसे तो 60 से ही प्रारंभ हो जाती है लेकिन 1973 से अस्तित्व में आती है। चलिएगा, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ सिद्धांत हैं। खनिज पदार्थ व समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर उस राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना होनी चाहिए। कच्चे माल को तैयार माल की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए और विकसित देशों के साथ व्यापार में वरीयता का विस्तार करना चाहिए। विकासशील देशों में उत्पादित औद्योगिक माल का निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। विकासशील देशों के द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी विकास की खाई को कम करना चाहिए। विकासशील देशों पे वित्तीय ऋणों के भार को भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो ये बड़ा प्रश्न है, देखिएगा ये बड़े प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, इनको आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह से बड़े आंसर आपको लिखने हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे भी नियंत्रण करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोगों के सामने। और अब आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 22 है। आसियान के कार्य, भूमिका और उपलब्धियां बताइए। आसियान क्या है, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं। दोस्तों आसियान क्या है? आसियान का मतलब है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। आसियान का पहला सम्मेलन भले ही 1976 में बाली इंडोनेशिया में हुआ, स्थापना 1967 में हुई थी। इस स्थापना के समय आसियान में 5 देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। कैसे याद रखोगे? आप याद रखोगे आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट, है ना, ऐसे आप याद रखोगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ऐसे तो पीएस से बनेगा लेकिन आप ऐप से याद रख लेना तो याद हो जाएगा। तो आसियान की जब बात करते हैं, स्थापना के समय 5 देश थे, 5 और आ गए। कुल आसियान में सदस्य संख्या कितनी है? 10। ये 10 देशों के नाम भी पूछ लिया जाता है। कई बार संस्थापक का नाम पूछता है, कई बार 10 का ही पूछ लेता है। तो आपको याद होना चाहिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुसलाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार। ये टोटल जो है ना, ये 10 देश आसियान के अंतर्गत हैं। चलिए अब हम आसियान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आसियान के कार्य पूछे हैं, मैं आपको आसियान के बारे में विवरण भी दे चुका हूं। क्या कार्य होंगे? आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान टकराव के बजाय बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को अपनाता है। अनौपचारिक, टकराव रहित और संयुगात्मक मेल मिलाव आसियान शैली का कंबोडिया के साथ टकराव को उन्होंने समाप्त किया और पूर्वी तिमोर की समस्या का भी समाधान किया। तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आसियान की अर्थव्यवस्था को तेज करना, सामाजिक सांस्कृतिक विकास को हासिल करना, पर्यटन के क्षेत्र में आसियान का विकास करना और आसियान के देशों के बीच में जब तनाव हो तो उस तनाव का बातचीत से समाधान करना आसियान का मुख्य कार्य है। आसियान के कुछ उपलब्धियां हैं। राजनीतिक सुरक्षा में सहयोग करता है, आर्थिक सहयोग करता है, सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका निभाता है और आसियान समुदाय के गठन के मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये सारे काम आसियान के हैं और भारत जो है आसियान का डायलॉग पार्टनर है, भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी है।
मैं वापस बताना चाहूंगा, भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान का डायलॉग पार्टनर है। आसियान के समिट में भारत जाएगा, बोलेगा, क्योंकि डायलॉग पार्टनर है। और आसियान के साथ भारत के जो रिलेशन हैं बहुत अच्छे हैं। आसियान के जो देश हैं भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति का हिस्सा है। एक राजनीतिक मंच के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उन समस्याओं के समाधान हेतु यूरोपीय देशों के द्वारा कौन से ऐतिहासिक कदम उठाए गए, तो ये यूरोपीय देशों के संदर्भ में पूछा गया है। यूरोपीय संघ 1993 में अस्तित्व में आता है मास्ट्रिक्ट संधि के उपरांत। देखिए बात करते हैं यूरोपीय संघ के संदर्भ में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु यूरोपीय देशों ने निम्न कदम उठाए। यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना की है, 1948 में हुई है। यूरोपीय परिषद आर्थिक समुदाय की स्थापना 1949 में हुई है। यूरोपीय संघ 1993 में हुआ है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1957 में स्थापित हुआ है। तो ये आर्थिक संगठन ये 1948 के अंतर्गत आया। ये आर्थिक परिषद, यूरोपीय परिषद की बात करूं तो इसकी स्थापना 1949 में हुई और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात करूं 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना 1957 में की और यही चल के आगे चल के बनता है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का संगठन है और यूरो जो है इसकी मुद्रा है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पे यूरोपीय संघ ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मामलों में सक्षम है, परंतु अनेक मामलों में इसके सदस्यों देशों में भी विदेश रक्षा नीति एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो इराक पे अमेरिका के हमले का ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि यूरोपीय संघ का सभी देश एक जैसे नीति रखते हैं, अधिकांश रखते हैं, लेकिन कुछ मामलों में मतभेद भी होता है। और एक महत्वपूर्ण बात पे आप लोगों का और दृष्टिपात करवाना चाहूंगा, ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा कि यूरोपीय संघ से जो ब्रिटेन है वो बाहर हो गया 2016 में। जनमत संग्रह के आधार पे ब्रिटेन जो है अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा है, ये भी आप ध्यान रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता क्यों हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद में हम अथवा में एक प्रश्न और देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 में, जब राज्यों की मांगों को लेकर आंदोलन होने लगे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की मांग के लिए आंदोलन होने लगे तो 1953 में बना। 1955 में इन्होंने अपनी मांग दी और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर फजल अली थे और इसमें और पाणिक्कर और टक्कर साहब जो थे इसके सदस्य भी थे। चलिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की आवश्यकता, बंटवारे तथा देशी रियासतों के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राज्यों के पुनर्गठन की समस्या भी महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रों के समक्ष प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिले और साथ में राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। तो ये हमारे सामने चैलेंज था और ये सब कुछ करना काम किसका था? ये राज्य पुनर्गठन आयोग का था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। ऐसे में केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्य राज्य की सीमाओं के सीमांकन के मसले पर गौर करना था। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। और अब हम एक प्रश्न पे बात करते हैं, विभाजन की विरासतों पे संक्षेप में प्रकाश डाले। देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब इस प्रश्न का अर्थ समझिए, ये कह रहा है कि भाई विभाजन से हमें कौन सी समस्याएं मिली है उस पर बात कीजिए। विभाजन की समस्याओं का हम जो पहले वाला मॉडल पेपर था उसमें बात कर चुके हैं। विभाजन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां आई, विभाजन के बाद बहुत सारी समस्याएं आई। देशी रियासतों के एकीकरण की समस्याएं आई, जिसमें हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का रियासतों का विलय करना बहुत ही मुश्किल हमारे सामने रहा। तो ये हम उन विरासतों की बात कर रहे हैं, हम उन समस्याओं की बात कर रहे हैं जो हमें विभाजन के फलस्वरूप देखने को मिली, या मैं यूं कहूं कि विभाजन की विरासत के तौर पे मिली, जिसमें शरणार्थियों की समस्या भी है, कश्मीर की समस्या भी है, और भी समस्याएं थी। कुछ समस्याओं का समाधान कर लिया गया है और कुछ समस्याओं का समाधान करना भी है बाकी। तो देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने यहाँ पर आ रही है। देखिएगा, भारत को विभाजन के साथ मिली समस्याएं हैं। भारत विभाजन के साथ भारत को अनेक समस्याएं विरासत में मिली, उन्हें विभाजन की विरासत कहा जाता है। तो पहले तो ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई विभाजन की विरासत क्यों कहेंगे और किसे कहेंगे। तो भारत को विभाजन के साथ जो समस्याएं मिली है, जो विरासत में मिली है, उन्हें विभाजन की विरासत कहा जाता है। शरणार्थियों की समस्या मिली है और कश्मीर की समस्या मिली है, दोनों बहुत बड़े पॉइंट है। चलिए बताते हैं, हम आपसे चर्चा करते हैं। जब बात करते हैं शरणार्थियों की समस्या की, दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और आजादी के साथ ही भारत का विभाजन हुआ। और जैसे ही भारत विभाजन की बात स्पष्ट हुई, दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों का इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना प्रारंभ हो गया।
ऐसे में लाखों लोग, मैं लाखों नहीं बल्कि मैं कहूं कि करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए। अब कुछ भारत के कई भारत जो सीमावर्ती क्षेत्र की हम बात करूं, कुछ भारत के क्षेत्र में आने वाले जो लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए, पाकिस्तान वाले लोग भारत में आ गए। तो ऐसे में दोनों देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन ज्यादातर शरणार्थियों की समस्या का सामना हमें करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोग पाकिस्तान से भारत में आना लोगों ने पसंद किया। और यह समस्या आज भी बनी हुई है शरणार्थियों को लेकर। और एक हम बात यहां पर कर रहे हैं कश्मीर की समस्या की। कश्मीर आज भी प्रॉब्लम है। हालांकि 370 हटने के बाद कश्मीर की समस्या का काफी हद तक समाधान कर दिया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत थी और देसी रियासतों के बारे में आपको एक दो बात पहले जानना जरूरी है। भारत आजाद होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। इस अधिनियम में यह प्रावधान होता है कि जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाला जो क्षेत्र, जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है वो पाकिस्तान में रहेगा और हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र भारत के पास रहेगा। आजादी के साथ जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, मतलब हिंदू मुस्लिम होने के आधार पर हुआ। ऐसे में जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र थे, दो पश्चिम में और पूर्व में, तो पाकिस्तान दो बने, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और बीच का जो क्षेत्र रहा वो भारत रहा। अब इस भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में देसी रियासतें थी। आपको पता है लगभग भारत में आजादी के समय 565 देसी रियासतें थी। और देसी रियासतों के संदर्भ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में एक प्रावधान था कि देसी रियासत चाहे तो भारत में शामिल हो जाए और चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए और चाहे तो अपना अलग से स्वतंत्र अस्तित्व बना ले। यह तय करने का अधिकार देसी रियासतों के शासक को था, देसी रियासतों की जनता को नहीं था। किस में शामिल होना है? अगर भारत में शामिल होना है तो आपको एक सहमति पत्र हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज। उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होते थे, जैसे आप हस्ताक्षर किए भारत में शामिल हो गए। हैदराबाद की बात करें, मणिपुर की बात करें, जूनागढ़ की बात करें, कश्मीर की बात करें, ये बड़ी इन रियासतों में एकीकरण की समस्या हो गई क्योंकि अधिकांश रियासतें भारत में शामिल हो गई थी। यहाँ बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले, मैं आपको बताना चाहूंगा, हैदराबाद में भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। हैदराबाद में हमने एक सैन्य अभियान चलाया, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया। और जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत थी। आपको पता है कश्मीर भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, दोनों से सटा हुआ क्षेत्र है। अब कश्मीर को भारत तो लेना चाहता है, था ही भारत का, था ही कश्मीर, उसमें कहीं कोई शक ही नहीं है। कश्मीर को पाकिस्तान भी लेना चाहता था, बहुत खूबसूरत जगह थी। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, तो पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र है। लेकिन कश्मीर तो देसी रियासत है ना। देसी रियासतों के बारे में तो नियम यह है कि राजा किसी भी रियासत में शामिल हो, किसी के साथ भी मिल सकता है, भारत में भी जा सकता है, पाकिस्तान में भी जा सकता है। तो ऐसे तो राजा हरि सिंह ने किसी भी संघ के साथ मिलने का निर्णय नहीं किया था। भारत सरकार भी अपने प्रयास कर रही थी, पाकिस्तान भी प्रयास कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर को अतिक्रमण करने के लिए, कश्मीर को हथियाने के लिए जब कश्मीर के ऊपर हमला किया तो राजा हरि सिंह ने हमसे सहायता मांगी, हमने कश्मीर की सहायता की और अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य की मान्यता देते हुए जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया। जी हाँ, अक्टूबर 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। इसका मतलब जो पूरा जम्मू कश्मीर हमारा हो गया। हालांकि उस समय कश्मीर के कुछ भूभाग पर पाकिस्तान का नियंत्रण था, जिसको हम पीओके पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। वो पीओके भी भारत का ही है, वो पाकिस्तान का नहीं है। तो ये जो जम्मू कश्मीर है ये भारत में विलय हो गया। अब बात है कि आप समस्या क्या है? सर सब कुछ तो हो गया, समस्या यह है कि इस सच्चाई का पाकिस्तान सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ और पाकिस्तान इस चीज को नहीं मानता। अब नहीं मानता तो नहीं मानता, लेकिन कश्मीर तो भारत का था, है और कश्मीर भारत का रहेगा। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में समस्या रही। और जम्मू कश्मीर के अब जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान हमारे ऊपर आतंकी हमलाएं करता है ताकि कैसे न कैसे वो कश्मीर को प्राप्त कर ले, लेकिन वो अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं होगा। 3 बार हमसे लड़ने का प्रयास किया, तीनों बार उसने पटकनी खाई है। तो ये वाली बातें जम्मू कश्मीर के संदर्भ में थी। और अब हम आगे बात करते हैं। जी हाँ साथियों, अब हमारी आगे कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये जो आपका जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में हमने आप लोगों से चर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत।